हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैसेस स्टेट लेक्चर नंबर 5 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फर्स्ट हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में दी गई कुछ पॉइंट्स है, पोस्टुलेट्स है या जम्पशंस है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। फिर हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। एक गैसेस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के बारे में दी गई फॉर्मूला। फिर हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेसिकली kinetic theory of gases, that is basically ideal theory for motion of gases molecule in a closed container। मतलब किसी कंटेनर के अंदर हम गैसेस को रख देते हैं तो गैसेस मोलिक्यूल्स के मोशन के बारे में दी गई एक आइडियल थ्योरी। आइडियल मीन्स एग्जॉम्प्ट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? इट इज आइडियल थ्योरी। इट इज एन आइडियल थ्योरी, एक आइडियल थ्योरी है। इट इज आइडियल थ्योरी फॉर मोशन, आइडियल थ्योरी फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर अगर गैसेस को रख देंगे तो गैसेस के मोशन के बारे में दी गई एक आइडियल थ्योरी है। इट हैज बीन प्रपोज बाय, और ये थ्योरी प्रपोज किया गया था, प्रपोज बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान साहब ने गैसेस के बिहेवियर के बारे में, गैसेस के आचरण के बारे में डिटेल में स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद गैसेस के मोशन के बारे में कुछ पॉइंट्स को बताया। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? आइडियल थ्योरी। आइडियल मीन्स होता है एग्जॉम्प्ट, कि गैसेस ऐसे ऐसे आचरण करता है, और कोई भी एग्जॉम्पशंस बेतरतीब नहीं होती हैं। बेतरतीब मीन्स बिना लॉजिक का नहीं होता। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेसिकली एन आइडियल थ्योरी फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर आप गैसेस को रखेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की मोशन के बारे में दी गई ये थ्योरी है, और ये थ्योरी दिया गया है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान साहब द्वारा। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान साहब ने गैसेस के बिहेवियर को, गैसेस के आचरण को अच्छी तरह से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट बताए। दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बोल्ट्जमान साहब के अनुसार या मैक्सवेल साहब के अनुसार, या कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार किसी कंटेनर में अगर आप गैस रखेंगे, इसका मतलब कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, जिसकी शेप और साइज आइडेंटिकल होगी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, या कि ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के अनुसार, इन अ गैसेस कंटेनर, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स होती है, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसकी शेप और साइज आइडेंटिकल होती है। तो गैसेस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसकी शेप और साइज आइडेंटिकल होती है, और वो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स्ड होती है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैसेस मॉलिक्यूल, ये जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं, इसकी जो वॉल्यूम है, इसका जो अपना आयतन है, वो कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल है। तो गैसेस मॉलिक्यूल की जो अपनी वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में गैसेस मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है वो 0 होती है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं वो ऑलमोस्ट 0 होती है। ये एजम्पशन है। एक्चुअली में
गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होती है, लेकिन इनका कहना था इतना कम होता है कि उससे आप क्या करिए, जीरो मानिए। तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल। ध्यान रखें, अगर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होती, अट्रैक्शन नहीं होती, तो गैस की कभी लिक्विफिकेशन नहीं होती और या सॉलिडिफिकेशन नहीं होती। ऑब्वियसली अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा तो लिक्विड में तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तभी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के चिपका हुआ। लिक्विड कैसे बनती? तो ऑब्वियसली गैसेस का टेम्परेचर घटाया जाता है, फिर प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो गैसें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड में कन्वर्ट तभी हो पाएंगे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकेगी, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती है कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान साहब ने माना कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज रैंडम। जो गैसेस मॉलिक्यूल की मोशन होती है वो रैंडम होती है। रैंडम मींस डायरेक्शनलेस, मतलब कब कौन सी मॉलिक्यूल किधर टर्न कर जाएंगी इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो गैसेस मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है वो रैंडम हो। रैंडम मतलब डायरेक्शनलेस, दिशा, मतलब कौन सी मॉलिक्यूल कब किधर टर्न कर जाएंगी, ऑब्वियसली उसे हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगी, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, तो टकराएगा। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगी तो गैसेस मॉलिक्यूल एक आपस में टकराएगा, ऑब्वियसली कंटेनर के वहां से टकराएगा। तो जो भी कॉलिजन्स होंगी, चाहे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में हो या गैसेस मॉलिक्यूल और कंटेनर के वाक के साथ हो, ऑल कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन मींस होती है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इलास्टिक कॉलिजन मींस नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की लॉस नहीं होती, मतलब कॉलिजन के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगी, कॉलिजन के बाद भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगी। प्रेशर इनसाइड अ गैसेस कंटेनर, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती है, दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। तो किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा है तो उस कंटेनर के अंदर प्रेशर है। क्यों प्रेशर होती है? तो दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैसेस मॉलिक्यूल होती हैं वो कंटेनर के वाल से कोलॉइड करता है, उसके कॉलिजन से फोर्स लगती है और उसी फोर्स के कारण क्या पैदा होती है, तो प्रेशर। तो प्रेशर इनसाइड द गैसेस कंटेनर, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर पैदा होती है, दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वाल से कोलॉइड करती है, उसके कॉलिजन से फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसेस मॉलिक्यूल इज जम जीरो। एक गैस के अणु के ऊपर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे जीरो माना जाता है। दैट्स व्हाई गैसेस मॉलिक्यूल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जीरो होता है। यही कारण है कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो गैसेस मॉलिक्यूल पाथ ट्रेवल करता है, जो रास्ता तय करता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? तो इट इज आइडियल थ्योरी फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर गैसेस को रख देंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में, मतलब गैस के अणुओं के गति के बारे में एक दी गई थ्योरी है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक आइडियल थ्योरी, एक एग्जाम थ्योरी है फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज कंटेनर, जो प्रपोज किया था मैक्सवेल और बोल्ट्जमान द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, ये इसी को हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसे हम लोग कह सकते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहली पॉइंट इनका कहना था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान साहब ने गैसेस के बिहेवियर के बारे में, गैसेस के मोशन के बारे में गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट बताए, वही कहलाती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? तो फर्स्ट वन, गैसेस consist large number of tiny particles। गैसेस के अंदर क्या होती है? तो लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स होती है। ऑब्वियसली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो गैसेस कॉन्सिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, विच आर, जो कि क्या होती है, तो विच आर आइडेंटिकल, जो कि आइडेंटिकल होती है, विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज,
डिस्पर्स, जो कि डिस्पर्स होती है, डिस्पर्स थ्रू आउट द कंटेनर, जो डिस्पर्स होती है थ्रू आउट द कंटेनर, कंटेनर के अंदर पूरी तरह फैली होती है। तो गैसेस कॉन्सिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स, किसी कंटेनर में अगर गैस रखते हैं इसका मतलब कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसकी शेप और साइज आइडेंटिकल होती है, जो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स होती है। तो गैसेस कॉन्सिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज डिस्पर्स थ्रू आउट द कंटेनर। सेकेंड पॉइंट, दूसरी पॉइंट, जो गैसेस मॉलिक्यूल की अपनी वॉल्यूम होती है, जो ये सारे जो गैस के मॉलिक्यूल देख रहे हैं, गैस के जो अणु दिख रहे हैं, इसका जो अपना आयतन है वो कंटेनर के आयतन की तुलना में, मतलब कंटेनर के मतलब बर्तन के वॉल्यूम की तुलना में नेगेटिव होती है, मतलब जीरो होती है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज जीरो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो बेसिक गैसेस मॉलिक्यूल की जो अपनी वॉल्यूम होती है वो जीरो होती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। थर्ड वन, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होती है। देयर इज नो intermolecular force of attraction among gaseous molecules, तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो जीरो होती है। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल, तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होती है, जिसके कारण जो गैसेस होती है पूरे कंटेनर के अंदर फैली होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, जो मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होती है वो रैंडम होती है। तो मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज रैंडम मतलब डायरेक्शनलेस, मतलब कब कौन सी मॉलिक्यूल किधर टर्न कर जाएगी इसे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उस तरह से फिफ्थ पॉइंट, तो जब गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगी तो आपस में कोलिड करेंगी, साथ ही साथ कंटेनर के वाल से कोलिड करेंगी। जब गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेगा तो आपस में टकराएगा, साथ ही साथ कंटेनर के वाल से टकराएगा। तो जो भी कॉलिजन होगी, मतलब जो भी टकराहट होगी, चाहे आपस में टकराए या कंटेनर के वाल से टकराए, परफेक्टली इलास्टिक होगी। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगी, कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम सेम रहेंगे। तो बेसिक ऑल कोलिजन among gaseous molecules or with wall of container will perfectly elastic, तो all collision among gaseous molecules और विथ वॉल ऑफ कंटेनर विल परफेक्टली इलास्टिक, तो जो भी कॉलिजन होंगी चाहे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में हो या गैसेस मॉलिक्यूल और कंटेनर के वाल के बीच में हो, तो ऑल कॉलिजन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स और विथ वॉल ऑफ कंटेनर विल परफेक्टली इलास्टिक, तो जो भी कॉलिजन्स होती हैं गैसेस मॉलिक्यूल और कंटेनर के वाल के साथ, वो सारी की सारी कॉलिजन क्या होंगी, तो परफेक्टली इलास्टिक होंगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेसिकली एन आइडियल थ्योरी फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर रखी गई गैसेस मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में दी गई एक आइडियल थ्योरी है, जो कि प्रपोज किया गया था मैक्सवेल और बोल्ट्जमान द्वारा। इस थ्योरी के अनुसार किसी कंटेनर अगर गैस रखते तो उसका मतलब उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसकी शेप और साइज आइडेंटिकल होती है, जो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स होती है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो होती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, गैस के अणुओं का अपना आयतन और बेसिक कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में जीरो होती है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स होती है जीरो होती है। मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विल रैंडम, गैसेस मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है रैंडम होती है। ऑल कोलिजन
among gaseous molecule or with wall of container is perfectly elastic. Elastic collision means, perfectly elastic collision means collision के पहले और collision के बाद obviously total kinetic energy कंजर्व रहेंगी, मतलब collision के पहले जितनी total kinetic energy थी collision के बाद भी वही total kinetic energy रहेंगी, ठीक है। Now 6th point is pressure inside a gaseous container. 6th point, pressure inside a gaseous container. Pressure inside a gaseous container, किसी gaseous container के अंदर जो pressure होती है inside a gaseous container will due to collision between gaseous molecules and, तो pressure inside a gas container will due to collision between gaseous molecule and wall of container, मतलब किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा है तो उस कंटेनर के अंदर प्रेशर होगी, तो प्रेशर कैसे होगी, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल होती है पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स करके फैल गई, गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड करी, साथ ही साथ कंटेनर के वाल से कोलॉइड करें, तो जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वाल से कोलॉइड करेंगी तो उस कोलिजन के कारण फोर्स लगेगा और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो प्रेशर इनसाइड अ गैसेस कंटेनर, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर पैदा होती है दैट इज ड्यू टू गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर, गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वाल से कोलॉइड करती है, उसके कोलिजन से फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। नाउ 7th पॉइंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैसेस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैसेस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैसेस मॉलिक्यूल इज ए जम्प्ड जीरो, that's why a gaseous molecule, एक जो गैस की अणु होती है, a gaseous molecule travel in straight line between two successive collision, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है गैस मॉलिक्यूल के ऊपर वह जीरो मानी जाती है। जो गैस की मॉलिक्यूल है इसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो जीरो माना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जीरो होने के कारण ही जब गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल जब ट्रेवल करेगा तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। यहाँ गैस मॉलिक्यूल गई, फिर यहाँ जाकर टकराई, तो यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता तय किया, पाथ ट्रेवल करा है, वो स्ट्रेट लाइन है। फिर ऑब्वियसली टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, सपोज इधर गया, ऑब्वियसली यहाँ पर गया, ऑब्वियसली किसी से टकरा गया, फिर इधर गया टकराया, फिर इधर गया टकराया। तो ऑब्वियसली दो कॉलिजन के बीच में जो पाथ तय कर रहा है गैसेस मॉलिक्यूल वो क्या होगी, तो स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जीरो है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, जिसे मान लेते हैं कि अगर किसी बॉडी को किसी एंगल पे अपन थ्रो करें, अगर किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करें, तो बेसिक अगर किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो जो पाथ ट्रेवल करता है वो क्या होती है, तो पैराबोलिक होती है। तो अगर हम किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो जो बॉडी होती है वो कैसे पाथ ट्रेवल करती है, तो पैराबोलिक पाथ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, हमेशा बॉडी के ऊपर ऑब्वियसली फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। इन सारे बॉडी के ऊपर क्या लग रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। इस कारण से जो गैसेस मॉलिक्यूल होती है वो ट्रेवल करता है क्या, तो पैराबोलिक पाथ। यदि इसी गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी को ऑब्वियसली हमने किसी एंगल पे थ्रो करा और इसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएंगी, तो वो क्या होंगी, तो स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देगा, स्ट्रेट लाइन में। तो ये करा कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जीरो होता है, यही कारण है कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो क्या होती है, तो स्ट्रेट लाइन में चलती है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, तो इट इज एन आइडियल थ्योरी फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर गैसेस को रख देंगे तो उसके मोशन के बारे में दी गई एक आइडियल थ्योरी है, एक
एजॉम थ्योरी है। तो ये थ्योरी बेतरतीब नहीं दी गई है, बल्कि गैसेस के मोशन के बारे में खूब स्टडी करी गई, उसके बाद ये सारे पॉइंट को बताया गया है। तो पहली पॉइंट ये बताया गया कि किसी कंटेनर के अंदर हम गैस रखते हैं, इसका मतलब कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसकी शेप और साइज आइडेंटिकल होती है, जो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स होती है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो होती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल एग्जाम जीरो। जो भी मोशन होती है गैस मॉलिक्यूल की रैंडम। ऑल कोलिजन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल और विथ वॉल ऑफ कंटेनर परफेक्टली इलास्टिक। Pressure inside a gaseous container is due to collision between gaseous molecule and wall of container. Obviously, force of gravity on a gaseous molecule is jump zero. That's why a gaseous molecule travel in a straight line between two successive collision. ठीक है? Now, average speed and root mean square speed. Now, average speed and रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर गैसेस कंटेनर। सपोज इट इज अ गैसेस कंटेनर, ये कोई गैसेस कंटेनर है, इट इज अ गैसेस कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस रख देंगे, इसका मतलब कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स होती है। तो बी कंसीडर गैसेस कंटेनर। तो इफ यदि n1 क्या है? तो n1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हैविंग स्पीड u1। ध्यान दीजिए, किसी कंटेनर में अगर आप गैस रखेंगे तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड एक समान नहीं होती। ऑब्वियसली हर मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन की अलग अलग फ्रीडम है। ऑब्वियसली जो कॉर्नर में पड़ी हुई मॉलिक्यूल है उसकी अलग फ्रीडम है, जो साइड में पड़ी हुई मॉलिक्यूल है उसकी अलग फ्रीडम है, जो बीच में पड़ी हुई मॉलिक्यूल उसकी अलग फ्रीडम है। तो सारे मॉलिक्यूल की फ्रीडम कंटेनर के अंदर एक समान नहीं होती। यही कारण है कि कंटेनर के अंदर आप गैसेस रखेंगे तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड एक समान नहीं होगी। किसी मॉलिक्यूल की बहुत कम होगी, किसी की बहुत ज़्यादा होगी, मतलब हर तरह की स्पीड इसके अंदर मौजूद होगी। तो हमने कंसीडर कर रखा है एक गैसेस कंटेनर, जिसमें मान लेते हैं कि अगर n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड u1 है। ऑब्वियसली n2 क्या है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड u2 है। ऑब्वियसली एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मान nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड ux है। तो हमने कंसीडर कर रखा है गैसेस कंटेनर, जिसके अंदर मान लेते हैं कि n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड u1 है, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड u2 एंड सो ऑन, nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड ux है। तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड क्या होगी? तो ऑब्वियसली एवरेज निकालने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे एक घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे की उम्र अगर 5-5 साल है, एक बच्चे की उम्र अगर 6 साल है, तो उस घर में बच्चे की औसत आयु क्या हो जाएगी? तो एक घर में 3 बच्चा है, उसमें से 2 बच्चे की उम्र अगर 5-5 साल और एक बच्चे की उम्र अगर 6 साल है, तो उस घर में एक बच्चे की औसत आयु क्या हो जाएंगी? तो सारे बच्चे की उम्र को जोड़ दीजिए, मतलब 2 बच्चा 5-5 साल का तो 2 गुना 5, और एक बच्चा 6 साल का तो 1 गुना 6। तो सारे बच्चे की उम्र को जोड़ दीजिए और उसे बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितनी होगी? तो ये 16/3। तो जैसे एवरेज निकालना तो सारे बच्चों की उम्र को जोड़ करके बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दिए। सर अगर मान लेते एक घर में 3 आदमी हैं, और एक घर में 3 आदमी है, उससे मान लेते हैं कि 2 आदमी की आमदनी 1,000 रुपया है और तीसरे आदमी की आमदनी अगर 3,000 रुपया है। मान लेते हैं कि एक घर में 3 आदमी है, 2 आदमी की आमदनी 1,000 रुपया है और एक आदमी की आमदनी 3,000 रुपया है। तो उस घर में एक आदमी की औसत आमदनी कितनी हो जाएगी? तो अगर 2 आदमी ऐसा जिसका आमदनी 1,000 रुपया है, तो 2 आदमी का हो गया 2 गुना ऑब्वियसली 1000, प्लस एक आदमी का है 3,000 तो 1 गुना 3,000 अपॉन कुल पर्सन की संख्या कितनी होगी? तो 2 + 3, तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया? तो ये 5,000/3, मतलब उस घर में एक आदमी की औसत आमदनी इतनी रुपीज होगी। तो जैसे एवरेज निकालने के लिए सारे बच्चों की उम्र को जोड़ा आपने और बच्चों की संख्या से डिवाइड करा। एवरेज इनकम निकालने के लिए ऑब्वियसली सारे पर्सन की इनकम को आपने जोड़ा और पर्सन की संख्या से डिवाइड करा। बिल्कुल उसी तरह से
एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमने कंसीडर कर रखा है गैसेस कंटेनर जिसके अंदर n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड u1 है, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड u2 है, n3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड u3 एंड सो ऑन, nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड ux है। और मान लेते हैं कि इस कंटेनर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ऑब्वियसली ये n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nx हो जाएंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाए, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को जोड़ देंगे और उसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। और बेसिक अगर इस कंटेनर के अंदर n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड u1 है, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड u2 एंड सो ऑन, nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड ux है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल की औसत स्पीड कितनी हो जाएगी, तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड u1 है तो उसका स्पीड हो जाता है u1। अगर दो मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसका स्पीड u1 उसकी जोड़ हो जाती है u1 प्लस u1 2u1। अगर 3 मॉलिक्यूल ऐसी है जिसकी स्पीड u1 उसकी स्पीड की जोड़ हो जाती है u1 प्लस u1 प्लस u1 मतलब 3u1। तो अगर n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड u1 है तो उसकी स्पीड किससे हो जाएगी, n1 u1। ऑब्वियसली अगर n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड u2 है तो उसकी किससे हो जाएगी, n2 u2 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड ux है तो nx ux अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनी, तो n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nx। मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब एवरेज स्पीड u एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को जोड़ देंगे, मतलब समेशन ऑब्वियसली n i u i इक्वल टू 1 से लेकर के क्या, x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल N से डिवाइड कर देंगे, n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट nx मतलब कैपिटल N। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड हो गई वो इतनी होगी। उस तरह से सेकंड वन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सेकंड वन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, तो बेसिक पहले स्पीड को आप स्क्वायर करें, पहले स्पीड को क्या करें, तो स्क्वायर करें, फिर उसका मीन निकालें, मीन मतलब एवरेज। स्पीड को पहले स्क्वायर करें, फिर उसका मीन निकालें मतलब एवरेज, फिर उसका क्या करें, रूट ले लें, तो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो पहले स्पीड को क्या करें, तो स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद क्या करें, तो मीन मतलब एवरेज निकाल लें, फिर रूट ले लें, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब ऑब्वियसली अगर कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड u1 है तो उसकी स्पीड के स्क्वायर इवन स्क्वायर हो जाती। अगर 2 मॉलिक्यूल ऐसा जिसकी स्पीड u1 है तो उसकी स्पीड के स्क्वायर का जोड़ क्या हो जाता, u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर मतलब 2u1 स्क्वायर। अगर एक कंटेनर के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड u1 है तो उसकी स्पीड का स्क्वायर क्या हो जाता, तो u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर मतलब 3u1 स्क्वायर। तो अगर n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड u1 है तो उसकी स्पीड की स्क्वायर क्या हो जाएगी। बेसिक अगर n2 मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड u2 है तो उसकी स्पीड की स्क्वायर क्या हो जाएगी, तो n2 ऑब्वियसली u2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से हम कहें nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसी है जिसकी स्पीड ux है तो उसकी स्पीड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, nx ux स्क्वायर। तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर करके जोड़ दिए और इसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिए, मतलब n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nx। तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को स्क्वायर कर दिए, उसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका निकल गया क्या, तो स्पीड के स्क्वायर का मीन निकल गया। और अगर इसको हम लोग रूट ले ले और इसे हम लोग रूट ले लें तो ये क्या हो जाएंगी, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब URMS। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, तो स्पीड को हम लोगों ने पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मीन मतलब एवरेज निकाले, फिर रूट ले लिए, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब आप इसे लिख सकते हैं URMS इक्वल टू क्या, तो ऑब्वियसली अंडर रूट, ये अंडर रूट क्या हो गई, n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 ऑब्वियसली nx ux स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को जोड़ करके अगर उसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, स्पीड को स्क्वायर करके और उसका हम रूट स्पीड का स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल के रूट ले लें, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, नाउ डिपेंडेंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑन टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड की डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर,
Now dependence of root mean square speed on temperature. तो डिपेंडेंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑन टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर। तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं एक गैसेस कंटेनर, बी कॉन्सिडर गैसेस कंटेनर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं गैसेस कंटेनर जिसके अंदर बी कॉन्सिडर गैसेस कंटेनर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं गैसेस कंटेनर जिसके अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो लेट कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनसाइड द कंटेनर। तो मान लेते हैं कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर कुल मॉलिक्यूल की संख्या कैपिटल एन है। तो किसी कंटेनर के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल को रख देंगे तो रैंडम मोशन करेंगे जिसके कारण वो आपस में टकराएंगे, साथ ही साथ कंटेनर के बाहर से टकराएंगे। तो मान लेते हैं कि P प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर की प्रेशर मान लेते हैं क्या है? तो P है। V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। स्मॉल m इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की मास स्मॉल m। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस कंटेनर जिसके अंदर कैपिटल एन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर है। P क्या है? तो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और स्मॉल m मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है। देन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ जिसमें एप्लीकेबल होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से ऑब्वियसली फोर्स क्या होती है? तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के बाद से कोलॉइड करेंगी तो चेंज इन मोमेंटम होगी। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड फोर्स, और वह फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स इन सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करते हैं, इन सारे गैसेस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग यदि क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं तो एक इक्वेशन आता है, कौन सी? तो P इज इक्वल टू m/3 इंटू n/v इंटू URMS का स्क्वायर। तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए तो एक इक्वेशन आती है P इज इक्वल टू m/3 इंटू n/v इंटू URMS का स्क्वायर। तो ये कहां से आया? तो फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, कि अपने मन से लिख दिए। और बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स से इक्वेशन डिराइव होता है, जिस ध्यान रखिए, इसे रटने की जरूरत नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। वह फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इज कॉल्ड टू इक्वेशन आता है m/3 इंटू n/v इंटू URMS का स्क्वायर, जहाँ P प्रेशर इनसाइड द कंटेनर है, स्मॉल m मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, कैपिटल इन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और URMS क्या है? तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? तो PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो दिस सिंपल आप कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ मोल। तो आपको मैंने बताया था किसी n मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर कहीं हो तो उसे हम लोग कहते हैं 1 मोल। यदि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है मतलब n मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल। अगर एक मॉलिक्यूल है तो 1/na मोल।
तो यदि कंटेनर के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली कैपिटल एन अपॉन एन मोल हो जाएंगे। ऐसे भी आपको मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है कि जैसे आप लोग को ध्यान रखने के लिए बोला कि जैसे दर्जन, किसी संख्या को दर्जन में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी संख्या को अगर मोल में बदलना है तो क्या करेंगे, तो वो गार्डो संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली अगर इस कंटेनर के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये कितनी मोल होगी, तो कैपिटल एन अपॉन एन ए इंटू आर टी होगी। तो दिस सिंपल आप ले सकते हैं P इक्वल टू वाट, तो कैपिटल एन अपॉन एन ए इंटू आर टी अपॉन वी। तो ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम जाएं, नोट कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये P इक्वल टू m/3 इंटू n बाई वी इंटू RMS का स्क्वायर, और ये आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू n अपॉन n इंटू आर टी इंटू वी। तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो ये हो जाएंगी वाट, m/3 इंटू n बाई वी इंटू URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन एन ए इंटू आर टी अपॉन वी, दिस वन। तो यहां पर n बाई वी कैंसिल, तो बचा क्या, तो m/3 इंटू URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, तो ये आर टी अपॉन एन ए। मतलब आप कह सकते हैं कि ये URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये 3RT अपॉन m इंटू एन ए। तो दिस इंप्लाई URMS इज इक्वल टू ये अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M, जहां पर कैपिटल M क्या है, तो फिर कैपिटल M इज द मोलर मास। ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल की मास स्मॉल m, तो 2 मॉलिक्यूल की मास 2 इंटू स्मॉल m। तो ऑब्वियसली अगर Na मॉलिक्यूल है तो Na मॉलिक्यूल की मास कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल की मास स्मॉल m, तो 2 मॉलिक्यूल की मास 2 इंटू स्मॉल m। तो एक मोल मॉलिक्यूल की मास कितनी हो जाएगी, तो एक मोल गुना 6, एक मोल इंटू स्मॉल m। तो एक मॉलिक्यूल की मास अगर स्मॉल m है तो 2 मॉलिक्यूल की मास 2 इंटू स्मॉल m, तो 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल की मास कितनी, तो Na इंटू स्मॉल m। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोलर मास कहते हैं। तो एक मोल मॉलिक्यूल की जो मास होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोलर मास। मतलब ये URMS इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट इंटू 3RT अपॉन m, जहां पर कैपिटल M क्या है, तो वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू मोलर मास। ये मोलर मास है, मोलर मास मतलब ये m इंटू Na हो गया। तो ये फॉर्मूला अब जरा देखिए, यहाँ पर किसी गैस के लिए मोलिकुलर मास तो फिक्स हो। मोलर मास क्या होता है, एक मोल गैस मोलिकुलर की मास। तो किसी की गैस की मोलर मास कितनी होगी, तो मोलिकुलर मास में ग्राम लगा, जैसे मोलर मास ऑफ मीथेन, तो मीथेन की मोलर मास क्या होगी, तो मोलिकुलर मास मीथेन को होगी 16, उसमें ग्राम लगाए तो 16 ग्राम। तो किसी भी गैस का मोलर मास निकालना है तो क्या करेंगे, तो मोलिकुलर मास में ग्राम लगा दीजिए। तो बेसी यहाँ पर मोलर मास किसी गैस के लिए फिक्स होगी, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फिक्स है, ये 3 फिक्स है। तो जो URMS है, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, वो आपकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है किसी भी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन के। मतलब अगर किसी गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। और हम टेम्परेचर फिक्स रखें, और किसी गैसेस कंटेनर का टेम्परेचर फिक्स रखें, प्रेशर बढ़ाते जाएं, प्रेशर बढ़ाएं मतलब प्रेशर में चेंजिंग करें, वॉल्यूम में चेंजिंग करें, लेकिन टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड तभी चेंज होंगी जब गैसेस मॉलिक्यूल की टेम्परेचर को आप चेंज करिए, और आप प्रेशर चेंज करते रहिए, वॉल्यूम चेंज करते रहिए। तो इन सबसे गैसेस मॉलिक्यूल के मोशन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर तभी पड़ेगा जब गैसेस की टेम्परेचर चेंज होगी। तो ध्यान रखेंगे, URMS जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। एक और पॉइंट नोट, यदि आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू मीटर पर सेकंड में निकालनी है, नोट मतलब ध्यान रखें, टू कैलकुलेट
अब देखिए अगर इसकी वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड मतलब ऐसा सिस्टम में निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू अगर ऐसा सिस्टम में निकालनी है तो ये सारी वैल्यू को भी हमें किस में पुट करना होगा, तो ऐसा सिस्टम। तो टू कैलकुलेट ऑब्वियसली यूआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यूआरएमएस इन मीटर पर सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, बी विल पुट, हम लोग पुट करेंगे बी विल पुट व्हाट, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो वी विल पुट ऑब्वियसली आर की वैल्यू। अगर हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू है मीटर पर सेकेंड में निकालनी है तो ऑब्वियसली हमें पुट करना होगा इधर, अगर इसकी मीटर पर सेकेंड निकालने मतलब ऐसा सिस्टम निकालने मतलब ये सारी वैल्यूज को हम लोग को किसमें पुट करनी होगी, तो ऐसा सिस्टम है। तो टू कैलकुलेट यूआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, बी विल पुट ऑब्वियसली हम लोग पुट करेंगे क्या, तो बी विल पुट ऑब्वियसली आर की वैल्यू कितना, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टी टेम्परेचर किसमें पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली इन केल्विन, टेम्परेचर हम लोग पुट करेंगे केल्विन में। और कैपिटल एम क्या है, तो मोलर मास है, तो ये मोलर मास को किसमें पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली इन किलोग्राम, यानी इन किलोग्राम इन ऐसा सिस्टम। अगर इसकी वैल्यू ऐसा सिस्टम में निकालनी है तो ये सारी वैल्यूज को हमें किसमें पुट करनी होगी, तो ऐसा सिस्टम में पुट करनी होगी। मतलब अगर इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है तो आर की वैल्यू आप ऐसा सिस्टम में कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। टेम्परेचर केल्विन और मोलर मास को ऑब्वियसली किलोग्राम में पुट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड यूआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। और आपसे कहा जाए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताइए ऑक्सीजन गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी, तो यूआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है वो अंडर रूट क्या होती है, तो 3RT अपॉन कैपिटल एम। मतलब ऑब्वियसली अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर ऑक्सीजन की निकालनी है यूआरएमएस ऑफ O2 तो यहां पर दैट इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट ऑब्वियसली 3R ये टेम्परेचर ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑब्वियसली 3R की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ऑब्वियसली टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई है और उसे केल्विन में चेंज करनी है, यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई है और उसे केल्विन में चेंज करनी है तो 273 ऐड कर देंगे, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितनी हो गई, 300 केल्विन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मोलिकुलर, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 गैस, तो ऑक्सीजन की मोलिकुलर मास कितनी, तो 32 ग्राम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी, 32 ग्राम। लेकिन 32 ग्राम नहीं पुट करेंगे, है ना, यहाँ पर मीटर पर सेकंड निकालनी है तो 32 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी किसमें, तो मीटर पर सेकंड में। तो ये करा कि अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो आर की वैल्यू किसमें पुट करनी होगी, ऐसा सिस्टम में, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर ऐसा सिस्टम में तो ऑब्वियसली केल्विन में, और एम क्या, तो मोलर मास, तो मोलर मास को ग्राम में नहीं बल्कि किसमें पुट करनी होगी, किलोग्राम। तो ध्यान रखें रूट मीन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए क्या, तो अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल एम। यहां पर कैपिटल एम क्या है, तो मोलर मास ऑफ गैस। नाउ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। नाउ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of gaseous molecules, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मोलिक्यूल्स। तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते अपने मन से मान लेते हैं एक गैसेस कंटेनर, बी कॉन्सिडर ए गैसेस कंटेनर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं गैसेस कंटेनर। सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है, इट इज ए गैसेस कंटेनर, सपोज इट इज ए गैसेस कंटेनर, कोई गैसेस कंटेनर है। इससे मान लेते कि लेट n1 क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड व्हाट, u1। मान लेते n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड u1 है, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड ऑब्वियसली u2 है, ऑब्वियसली एंड सो ऑन। इसी तरह से nx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड ux है, और कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल N क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N इज द
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? तो N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 प्लस NX। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस कंटेनर जिसके अंदर मान लेते हैं कि N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड U1 है, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड U2 एंड सो ऑन, NX नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड UX है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होगी? तो कैपिटल N। तो स्मॉल m अगर मान लेते हैं, स्मॉल m क्या है? तो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। स्मॉल m क्या है? तो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां पर अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, तो बेसिक यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, तीन सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो कितनी होगी? तो अगर कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड U1 है, अगर कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड U1 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती हाफ m U1 स्क्वायर। यदि कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड U1 होती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती हाफ m U1 स्क्वायर। यदि कंटेनर के अंदर टू मॉलिक्यूल ऐसी हो जिसकी स्पीड U1 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 2 × हाफ m U1 स्क्वायर। यदि कंटेनर के अंदर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड U1 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी N1 × हाफ m U1 स्क्वायर। उसी तरह से अगर कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड U2 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m U2 स्क्वायर। यदि टू मॉलिक्यूल ऐसी होती जिसकी स्पीड U2 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती ऑब्वियसली 2 × हाफ m U2 स्क्वायर। तो यदि N2 मॉलिक्यूल ऐसी है जिसकी स्पीड U2 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी N2 × हाफ m U2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसी तरह से करते जाएंगे। तो अगर NX मॉलिक्यूल ऐसी है जिसकी स्पीड UX है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी NX × हाफ m UX स्क्वायर होगी। तो ये क्या हो गया? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की जोड़ इतनी होगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर हम एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तब, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तब, तो ऑब्वियसली तो सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिए, उसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे की उम्र अगर 5-5 साल है, एक बच्चे की उम्र अगर 6 साल है, तो उस घर में एक बच्चे की औसत आयु क्या होगी? तो सारे बच्चों की उम्र को जोड़ दीजिए और उसे बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। उस तरह से आपको मैंने एवरेज स्पीड ही बताया कि अगर कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड U1 है, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड U2 है, एंड सो ऑन, NX मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड UX है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करा आपने? तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से यदि कंटेनर के अंदर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड U1 है, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे जिसकी स्पीड U2 है, एंड NX नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड UX है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल की औसतन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर ये निकालना तो आप क्या करेंगे? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अपने लिखा है, टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्वियसली गैसेस मॉलिक्यूल्स, ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स के सारे गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ करके क्या करेंगे? तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होंगी? तो एक मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकल आएंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी? तो इट इज इक्वल टू सारे मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो N1 × हाफ m U1 स्क्वायर प्लस N2 × हाफ m U2 स्क्वायर एंड सो ऑन ऑब्वियसली NX × हाफ m UX स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना? तो ऑब्वियसली ये N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट NX मतलब ये कैपिटल N हो गई, दिस वन हो गई, है ना, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली यहां पर आप क्या करेंगे? तो इट इज इक्वल टू कितनी होगी? तो m/2 कॉमन निकालिए, तो इसको निकालिए m/2 इंटू ऑब्वियसली ये क्या होगी? N1 U1 स्क्वायर प्लस N2 U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऑब्वियसली NX UX स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कैपिटल N। ऑब्वियसली ये एवरेज स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल मतलब एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल को क्या करा आपने? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल निकल आई। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये इसकी वैल्यू, आपको जस्ट मैंने बताया था
कि सिंस URMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू क्या होती है, तो अंडर रूट, अभी जस्ट आपने पढ़ा था अंडर रूट ऑब्वियसली N1 U1 स्क्वायर प्लस N2 U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऑब्वियसली NX UX स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिक अगर यहाँ पर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब URMS का स्क्वायर हो जाएंगी, वो बेसिक यहाँ से रूट हट आएगा, मतलब ये हो गई दिस वन ये। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1 ये 2। तो बेसिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने कंसीडर करा गैसेस कंटेनर जिसके अंदर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस की स्पीड U1 है, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसकी स्पीड U2 है और NX नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसकी स्पीड UX है, और कैपिटल N अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या करा, तो सारे गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया। ऑब्वियसली अगर एक मॉलिक्यूल ऐसी होती है जिसकी स्पीड U1 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m U1 होती, लेकिन अगर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसी जिसकी स्पीड U1 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी N1 इंटू हाफ m U1। उसी तरह से अगर N2 मॉलिक्यूल ऐसी है जिसकी स्पीड U2 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी N2 इंटू हाफ m U2 एंड सो ऑन। और NX नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड UX है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी NX इंटू हाफ m UX। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो इस कंटेनर के अंदर औसतन एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगी। लेकिन ये टर्म आ गया, आपने पढ़ा URMS स्क्वायर इक्वल टू इतनी होती है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी हो गई, तो यहां से आप लिख सकते, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू m/2 इंटू, अब देखिए इतना की जगह पर अपन पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली इतना की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, इतना जब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो URMS का स्क्वायर, तो m/2 इंटू URMS का स्क्वायर। तो सिंस अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू अंडर रूट ऑब्वियसली 3RT अपॉन कैपिटल M, जहाँ कैपिटल M क्या है तो मोलर मास, मतलब दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ये 3RT अपॉन कैपिटल मतलब स्मॉल m इंटू n, जहाँ पर स्मॉल m क्या है तो सिंगल मॉलिक्यूल की मास है। तो ऑब्वियसली इसे इक्वेशन 3 कर दे, इसे इक्वेशन 4 कर दे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन ऑब्वियसली 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से आप क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन 3 एंड 4 से अपन कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी होगी, तो m/2 इंटू ऑब्वियसली URMS के जब पर हम पुट कर सकते हैं क्या, तो ये ऑब्वियसली 3RT अपॉन m इंटू NA का अंडर रूट ऑब्वियसली ये स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इतना URMS के जब पर हमने कितना पुट कर दिया, तो ये अंडर रूट 3RT अपॉन m इंटू NA का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होगी, तो m/2 ऑब्वियसली अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट आएगा, मतलब 3RT अपॉन ये m इंटू NA हो गई। तो ऑब्वियसली m ऊपर नीचे कैंसिल, मतलब ये 3/2 इंटू RNA अपॉन RNA इंटू कितनी तो T, तो R अपॉन NA को हम लोग क्या कहेंगे, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, R अपॉन NA को हम लोग क्या कहेंगे, तो बोल्ट्जमान। अब देखिए R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। NA इज द एवोगाड्रो नंबर, और NA क्या है, तो एवोगाड्रो नंबर है, NA इज द एवोगाड्रो नंबर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसका मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुई दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 3/2 ऑब्वियसली ये KT, जहाँ पर K क्या है, तो वेयर K, जहाँ पर K इज इक्वल टू क्या, तो R अपॉन NA, ये कहलाता क्या, तो इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। से क्या कहते हैं, तो बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3/2 KT हो गई। तो अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखा है तो उस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल की जो औसतन काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 KT होगी। तो अगर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT है और कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने ले रखा है, तो औसतन
एक मोलिकुल की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो 3/2 kT। और आपको मन करा कि नहीं जी 2 मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये निकालने की, तो 2 × 3/2 kT। अगर 3 मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 3 × 3/2 kT। 4 मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 4 × 3/2 kT। तो अगर मान लेते एक मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलिकुल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलिकुल, 1 मोल मोलिकुल, तो एक मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो एक मोल मतलब ऑब्वियसली 6.023 × 10⁻23 मतलब Na इंटू ऑब्वियसली 3/2 kT होगी। मतलब ये कितना हो गया, तो इट इज इक्वल टू Na इंटू ऑब्वियसली 3/2 K मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट मतलब ये होगी R/Na इंटू T। तो ऑब्वियसली ये क्या, तो Na कैंसिल कर दीजिए, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोलिकुल कितनी हो गई, तो ये 3/2 RT हो गई। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलिकुल, एक मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो 3/2 kT। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलिकुल कितनी होगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलिकुल, एक मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो 3/2 RT। तो एक मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो 3/2 kT, जबकि एक मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना, तो 3/2 RT। तो अगर एक मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, तो 2 मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2 × 3/2 RT। 3 मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3 × 3/2 RT। 4 मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 4 × 3/2 RT। तो अगर स्मॉल n मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो n × 3/2 RT। तो ऑब्वियसली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मोलिकुल, n मोल मोलिकुल, n मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, तो n इंटू ऑब्वियसली 3/2 RT टू nRT। तो ध्यान रखेंगे एक मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो 3/2 kT, जबकि एक मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो 3/2 RT। जबकि n मोल, अगर n मोल मोलिकुल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो कितना, तो 3/2 nRT। ठीक है। नाउ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। नाउ मैक्सवेल्स distribution of molecular speed, Maxwell's distribution of molecular speed। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब के अनुसार इन ए गैसेस कॉन्टेनर मोलिकुलर स्पीड वेरीज फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड। मतलब किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस ले रखी है तो ये मत समझिए कि सारे मोलिकुल की स्पीड एक समान होगी। किसी भी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मोलिकुलर स्पीड है वो वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। तो इन गैसेस कंटेनर, किसी भी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मोलिकुलर स्पीड है वो वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। किसी कंटेनर के अंदर आपने गैसेस ले रखी है तो सारे मोलिकुल की स्पीड एक समान नहीं होती। ऑब्वियसली जो कॉर्नर में पड़ी हुई मोलिकुल उसकी अलग फ्रीडम है, मतलब अलग स्पीड होगी। जो साइड में मोलिकुल है उसकी अलग फ्रीडम है, अलग स्पीड होगी। ऑब्वियसली बीच में जो मोलिकुल है उसकी अलग फ्रीडम है, अलग स्पीड होगी। तो किसी मैक्सवेल साहब के अनुसार इन गैसेस कंटेनर जो मोलिकुलर स्पीड है वो वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। तो किसी गैसेस कंटेनर के अंदर कुछ मोलिकुल की स्पीड बहुत कम होती है और कुछ मोलिकुल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इन गैसेस कंटेनर मोलिकुलर स्पीड वेरीज फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल हैव लो स्पीड एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल हैव हाई स्पीड। बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या ऐसी होती है जिसकी स्पीड बहुत कम है और बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या ऐसी होती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। फ्रैक्शन मतलब भाग, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भाग या परसेंटेज। मतलब बहुत कम ऐसे अणुओं का प्रतिशत ऐसा होता है जिसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत कम ऐसे अणुओं का प्रतिशत होता है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इन गैसेस कंटेनर molecular speed varies from low speed to high speed. Only small fraction of molecule have low speed and small fraction of molecule have high speed. तो मैक्सवेल साहब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब के अनुसार इन गैसेस कंटेनर, किसी भी गैसेस कंटेनर के अंदर, इन गैसेस कंटेनर, किसी भी गैसेस कंटेनर के अंदर इन गैसेस कंटेनर जो मोलिकुलर स्पीड है, मतलब गैस के अणुओं का जो स्पीड है, मोलिकुलर स्पीड, जो मोलिकुलर स्पीड है वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम
लो स्पीड वेरीज फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड। किसी गैसेस कंटेनर के अंदर आपने गैसेस रखा है तो जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव हाई स्पीड, हैव हाई स्पीड। तो किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है, मैक्सवेल साहब के अनुसार किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव लो स्पीड एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई स्पीड। बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या ऐसी होती है जिसकी स्पीड बहुत कम है और बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या होती है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यद्यपि एक मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो चेंज करती रहती है, ऑल्दो मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज चेंजिंग। और आप मान लेते हैं कि कॉर्नर में कुल अणुओं की संख्या है, मान लेते हैं कॉर्नर में कुल अणुओं की संख्या 5%, वैसे इन सारे कॉर्नर में अणुओं की संख्या 5% और उसका स्पीड है 5%, मॉलिक्यूल की स्पीड है 5%, मॉलिक्यूल की जो स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली जो कॉर्नर में मॉलिक्यूल है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ऑब्वियसली जो कॉर्नर है उससे साइड में चला जाएगा, साइड से कभी ऑब्वियसली बीच में चला जाएगा। तो कॉर्नर में थी तो अलग उसकी फ्रीडम थी मूवमेंट की, साइड में चला गया तो उसकी अलग फ्रीडम होगी मूवमेंट की, बीच में चला गया तो उसकी अलग फ्रीडम होगी। आपने पढ़ा कि किसी गैस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है रैंडम होती है, तो रैंडम मोशन होने से वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। कभी कॉर्नर से चला जाएगा साइड में, साइड से कभी चला जाएगा बीच में, बीच से कभी चला जाएगा साइड में, साइड से चला जाएगा कभी बीच में, बीच से चला जाएगा कॉर्नर में। तो ऑब्वियसली जब गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करती है तो अपना पोजीशन चेंज करता है, जिसके कारण गैसेस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो चेंज करेगी। तो किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वह ऑब्वियसली किसी एक मॉलिक्यूल की अगर बात करा जाए तो उसकी स्पीड चेंज करती रहेगी। कौन? क्योंकि वो मॉलिक्यूल इधर उधर होता रहता है। तो ऑल्दो मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज चेंजिंग, यद्यपि किसी एक मॉलिक्यूल को आप सोच लें तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल इधर उधर हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि कॉर्नर में, अगर कॉर्नर में कुल अणुओं की संख्या मान लेते हैं कि 1000 मॉलिक्यूल था, कॉर्नर में कुल अणुओं की संख्या कितनी? तो 1000 मॉलिक्यूल थी। उसमें से अगर सपोज 10 मॉलिक्यूल निकल करके बीच में चली गई, तो अगर यहां से 10 मॉलिक्यूल निकल करके बीच में चली गई तो जरूर कहीं ना कहीं से आकर के 10 मॉलिक्यूल यहां पर आया होगा। अगर कॉर्नर से 10 मॉलिक्यूल निकल कर कहीं और चला गया तो उसके बदले 10 मॉलिक्यूल कहीं और से वहां पर आ गई होंगी। मतलब यहां पर कॉर्नर में कुल अणुओं की संख्या हमेशा कितनी बनी रहेगी? तो 1000 मॉलिक्यूल पर सेकंड। मतलब जो कॉर्नर में मॉलिक्यूल का परसेंटेज होगा हमेशा फिक्स होगा, जो कॉर्नर्स में मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी हमेशा फिक्स होगी। तो अगर कॉर्नर में मॉलिक्यूल की जो संख्या अगर हमेशा फिक्स है, मतलब उसकी परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड फिक्स है। अगर मान लेते कॉर्नर में हमेशा 5 ही मीटर पर सेकंड रहेगा, अगर कॉर्नर में 5% कॉर्नर में अगर 5% मॉलिक्यूल मौजूद है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड हमेशा 100 मीटर पर सेकंड है। तो बेसिक कॉर्नर में अणुओं की संख्या फिक्स है, दैट इज 5%, लेकिन यहां से मॉलिक्यूल निकल करके इधर उधर जा रहा है, लेकिन उसके बदले में मॉलिक्यूल आ जा रहा है। मतलब अगर कोई एक मॉलिक्यूल को आप सोचना शुरू करिए तो उसकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड हमेशा क्या रहती है? तो कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑल्दो यद्यपि मॉलिक्यूलर स्पीड, यद्यपि जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज चेंजिंग। किसी एक मॉलिक्यूल की बात अगर करें तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, चेंजिंग, बट फ्रैक्शन ऑफ molecules having particular speed remain constant obviously at constant temperature. तो यद्यपि जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है गैसेस मॉलिक्यूल की वो चेंज करती रहती है। किसी एक अणु को आप देखना शुरू करेंगे तो अपना स्थान इधर उधर परिवर्तित करता रहता है, इस कारण से उस अणु की जो स्पीड है वो चेंज करती रहेगी। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर स्पीड
हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम कह दें कि कॉर्नर में कुल अणुओं की संख्या 5% है तो 5% मॉलिक्यूल की स्पीड हमेशा कितनी रहेगी, 100 मीटर पर सेकंड रहेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ऑब्वियसली केजी यहां से तो मॉलिक्यूल निकल जा रहा है तो उसके बदले मॉलिक्यूल आ भी जा रहा है। तो एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैक्सवेल साहब ने वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ने गैसेस कंटेनर, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूलर स्पीड कैसे बदल रही है विद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल साहब ने करा क्या, तो रिप्रेजेंटेड मॉलिक्यूलर स्पीड वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ molecules graphically कॉल्ड कहलाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहलाया मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, तो मैक्सवेल साहब ने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके बीच में, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस ले लेते, बाय एक्सिस ले लेते, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर मॉलिक्यूलर स्पीड, बाय एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाय एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सवेल साहब ने एक ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, तो मॉलिक्यूलर स्पीड वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। तो ग्राफ की नेचर इस टाइप की आई, ये ग्राफ बतला क्या रहा, देखिए बाय एक्सिस पर मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज समझिए कि यहाँ 0% है, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्वियसली 1% है, ये 2% है, ये 3% है, 4% है, 5% है, 6% है, 7%। उसी तरह से यहाँ ये 0 है, ये 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50, 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली बाय एक्सिस पर उन्होंने क्या लिया, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया, तो मॉलिक्यूलर स्पीड। उन्होंने बताया कि देखिए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसकी स्पीड बहुत कम है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड, देखिए ये स्मॉल फ्रैक्शन है मतलब स्मॉल परसेंटेज है, तो स्मॉल परसेंटेज में तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत कम है, और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव लो स्पीड एंड ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई स्पीड। बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या ऐसी होती है जिसकी स्पीड बहुत कम है, और बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या होती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, उसकी स्पीड इतनी है, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड ऑब्वियसली इतना है, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड इतना है, ऑब्वियसली इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड इतना है। ऑब्वियसली ये आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शन है, ये आपकी क्या, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन है। तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड होती है उसे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होती है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उसे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उसे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैक्सवेल साहब ने करा क्या, तो इस कर्व का पहले इक्वेशन निकाला। मैक्सवेल साहब ने करा क्या, तो पहले इस कर्व का इक्वेशन निकाला, और इक्वेशन निकालने के बाद ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लगा दिया। तो मैक्सवेल साहब ने पहले इस कर्व की इक्वेशन निकाली, फिर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला निकल गया। तो ऑब्वियसली मैक्सवेल साहब ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए फार्मूला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो स्पीड पासेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब एक कंटेनर के अंदर अधिकतम परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा, अधिकांशतम मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने की फार्मूला, दैट इज इक्वल टू √2RT/m। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए उन्होंने फार्मूला बताया। इतना है तक नहीं रुके, उन्होंने एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए भी फार्मूला बताया। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब के अनुसार किसी भी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। Only small fraction of molecule have low speed and a small fraction of molecule have high speed. Although molecular speed of a gaseous molecule is changing, यद्यपि एक मॉलिक्यूल की स्पीड जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है क्योंकि उधर उधर होता रहता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर स्पीड
वो हमेशा कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मैक्सवेल साहब ने मॉलिक्यूलर स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड क्या बताता है कि ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत कम है और ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैक्सवेल साहब ने डिराइव किया फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो सॉरी, मैक्सवेल डिराइव करा फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैक्सवेल डिराइव्ड a formula to calculate most probable speed। तो फॉर्मूला क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला हुआ √2RT/m, जहां पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है और कैपिटल M मोलर मास। Maxwell also derived formula, मैक्सवेल साहब ने और भी फॉर्मूला डिराइव किया टू कैलकुलेट एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का भी उन्हें फॉर्मूला डिराइव किया। तो ऑब्वियसली मैक्सवेल आल्सो डिराइव्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने बताया दैट इज ई एवरेज इज इक्वल टू √8RT/πm। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आया, तो √8RT/πm। जबकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो √3RT/m। तो जी अभी इसको तो पहले भी आपने बताया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू √3RT/m। तो वो ऑब्वियसली क्लासिकल मैकेनिक्स और आइडियल गैसिफिकेशन से आया था, जबकि ये जो फॉर्मूला आया है एक्चुअली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड से आया है। कि जी दोनों तो सही फॉर्मूला, यस दोनों सही है, आप क्लासिकल मैकेनिक्स से निकालें या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकालें, दोनों में से नहीं आ रहा, मतलब ये थ्योरी बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड आपको यहां पर आ गई, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरी एवरेज स्पीड और तीसरी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो 10 इस प्रकार से 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इस प्रकार से 3 प्रकार की मॉलिक्यूलर स्पीड हो गई। एक हो गया आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 10, इस प्रकार से आप कह सकते हैं 10 इस प्रकार से 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इस प्रकार से 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, 3 प्रकार की मॉलिक्यूलर स्पीड होगी। 10 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड होगी। फर्स्ट वन इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑब्वियसली 2RT/m। तो फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका फॉर्मूला हो गया √2RT/m। दूसरी होगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, तो ऑब्वियसली 8RT/πm। ऑब्वियसली थर्ड वन इज द ऑब्वियसली रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया क्या, तो √3RT/m। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर इन तीनों का हम रेशियो निकालें तो ऑब्वियसली UMPS मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज टू ऑब्वियसली ये एवरेज स्पीड इज टू ऑब्वियसली रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये √ ऑब्वियसली 2RT/m इज टू ऑब्वियसली √ ये 8RT/πm, 8RT/πm इज टू व्हाट, तो √3RT/, ये 3RT/m। तो ऑब्वियसली RT/m यहाँ पर कैंसिल हो गई, मतलब इट इज इक्वल टू √2 इज टू ये √2 इज टू √8/π इज टू ऑब्वियसली √3। अगर यहाँ पर हम लोग √2 से डिवाइड कर दें तो ये √2/√2 हो जाएंगी, है ना, √2/√2 हो जाएंगी। और इस टू क्या हो गया, इस टू ऑब्वियसली हो गया 8 ये 2π हो गया, इस टू √ ये 3/2 हो गया। तो ऑब्वियसली इसका मतलब इसे हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1:1.12:1.22 आ गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो रेशियो आया 1:1.112:1.22। मतलब अगर इस किसी कंटेनर के अंदर
किसी कंटेनर के अंदर आपने कोई गैस रखी है और उस गैस की आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली और 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने कोई गैस रखी है और उसकी आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली तो उसकी वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड आ जा रही है, तो उसी गैस के लिए अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 112 मीटर पर सेकंड आएगी, और उसी गैस के लिए अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे तो 122 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड। इसमें एक्चुअली सारी जनता को अंडर रूट RT/m RT/m तो याद रहती हैं, लेकिन वो भूल जाता है जनता कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में √2 होगी कि एवरेज में होगी √2। तो याद रखिएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में तो अंडर रूट 2 RT/m इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट RT/m और रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m। तो 3 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर अगर आप देखा जाए एक ही गैस के लिए, सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आएगी वो कम आएंगी किससे, तो एवरेज स्पीड से कम आएंगी किससे, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।